पढ़ते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहला जो यूनिट है उसका नाम है भूविन्यास। भौतिक भूविन्यास में यानी भौतिक भूविन्यास में भारत के भौतिक जो लक्षण है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम है भारत की संरचना और उच्चावच। संरचना और उच्चावच। चैप्टर का नाम क्या है? संरचना और उच्चावच। संरचना और उच्चावच। भारत एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है ये। इसमें हम 3 क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे, यानी 3 क्षेत्र रचना और उच्चावच का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो सबसे पुराना क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। सबसे पुराना है। इसके बाद हम हिमालय का अध्ययन करेंगे और इसके बाद उत्तर भारत के मैदान का अध्ययन करेंगे। यही 3 टॉपिक संरचना और उच्चावच में जो कि पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है प्रायद्वीपीय भारत की उच्चावच का वर्णन कीजिए या हिमालय के उच्चावच का वर्णन कीजिए। उच्चावच को हम भूविन्यास भी कहते हैं, भौतिक भूविन्यास। भूविन्यास तो हिमालय का भूविन्यास या उत्तर भारत के मैदान के भूविन्यास या उच्चावच का वर्णन करिए। इसमें भी 2 टॉपिक हैं, एक संरचना, दूसरा उच्चावच। हम सबसे पहले उच्चावच का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज स्टार्ट हो रहा है प्रायद्वीपीय पठार का उच्चावच। प्रायद्वीपीय पठार का उच्चावच। इसके बाद फिर हम संरचना, एक बार प्रायद्वीपीय पठार, हिमालय और के बाद उत्तर भारत के मैदान का उच्चावच पढ़ लें, उसके बाद फिर हम संरचना पढ़ेंगे। ठीक है। आप यहाँ पे चित्र ध्यान से देख लीजिए। जब आप एटलस में देखेंगे तो एटलस में 2 तरह के रंग प्रमुख रूप से नजर आते हैं, एक हरा और दूसरा लाल। जो हरे वाले हिस्से होते हैं ना, पूरे भारत में हरे वाले हिस्से निचले हिस्से होते हैं और जो लाल हिस्से होते हैं, लाल रंग के हिस्से या कत्थई कलर के हिस्से एटलस में, वो उठे हुए हिस्से होते हैं। जो हिस्से जितने ही गाढ़े लाल कलर के हो जाएंगे, जितना ही गाढ़ा कत्थई, वो उतना ही ऊंचा उठा हुआ हिस्सा होता है। जो हल्का कत्थई होता है वो अपेक्षाकृत पठारी क्षेत्र होता है, अपेक्षाकृत निचला क्षेत्र। और जो हरे क्षेत्र होते हैं वो बिल्कुल समतल सपाट मैदानी क्षेत्र होते हैं। यहाँ जो मैप बनाया है उससे तो आप मुझे समझेंगे ही जो पढ़ाऊँ। साथ में अपना एटलस भी अगर देखते रहेंगे तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, कुछ भी इसमें नहीं बचेगा, है ना। एटलस देखना जरूरी है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार का जो जलोढ़ी मैदान है, मतलब समतल मैदान जो कि मिट्टी से ढका हुआ है ना। उत्तर भारत में जो समतल मैदान है उसे हम क्या कहते हैं? जलोढ़ी मैदान, जलोढ़ मैदान। क्यों? क्योंकि यह नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ से बना हुआ है, अवसादों से ढका हुआ है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार के जलोढ़ मैदान के दक्षिण में पूरे प्रायद्वीप में प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। आप देख रहे हैं जितने लाल बॉर्डर वाले हिस्से हैं, रेड कलर के बॉर्डर वाले जितने हिस्से हैं, प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। उत्तर प्रदेश और बिहार के जलोढ़ मैदान के दक्षिण में पूरे प्रायद्वीप में प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। 600 से 700 मीटर की औसत ऊंचाई वाला यह भाग उत्तर में अरावली श्रेणी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसको इससे ऐसे भी समझ सकते हैं कि 600 से 700 मीटर की औसत ऊंचाई वाला यह भाग त्रिभुजाकार है। आप एक त्रिभुज के रूप में इसको देख रहे होंगे, है ना। ये त्रिभुजाकार है जिसका आधार अरावली कटक और राजमहल पहाड़ियों के मध्य है। इसका आधार अरावली कटक और राजमहल पहाड़ियों के मध्य है। और इसका शीर्ष कहाँ पे है? त्रिभुज का एक आधार होता है और उसका एक शीर्ष होता है। तो इसका आधार अरावली कटक और राजमहल पहाड़ियों के मध्य और शीर्ष कहाँ है? कन्याकुमारी के पास है। इसकी उत्तर पश्चिमी सीमा अरावली पहाड़ी द्वारा, उत्तरी सीमा बुंदेलखंड पठार और छोटा नागपुर पठार द्वारा, पश्चिमी सीमा पश्चिमी घाट पहाड़ी द्वारा और पूर्वी सीमा पूर्वी घाट पहाड़ी द्वारा निर्धारित है। ये इसकी सीमाएं हैं जो मैंने अभी बताई। ठीक है।
पश्चिमी और पूर्वी सीमा का निर्धारण करने वाले क्रमशः पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत दक्षिण भारत में एक दूसरे से मिल जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नीलगिरी पर्वत कहते हैं। अब इसमें भी अलग अलग भाग हैं। प्रायद्वीपीय भारत के पठार को पहले तोड़ेंगे कि किन किन भागों में इसका अध्ययन करेंगे। भूआकृतिक विविधता से युक्त प्रायद्वीपीय भारत के पठार को 5 भागों में बांटकर इसका अध्ययन कर सकते हैं। 5 भाग कौन कौन से हैं? 1, मध्यवर्ती उच्च भूमि, मध्यवर्ती उच्च भूमि, सबसे पहले मध्यवर्ती उच्च भूमि का अध्ययन करेंगे। इसके बाद पूर्वी पठार, पूर्वी पठार के बाद हम अध्ययन करेंगे दक्कन का पठार, इसके बाद हम देखेंगे, चौथे नंबर पर हम देखेंगे पश्चिमी घाट, पांचवें नंबर पर हम देखेंगे पूर्वी घाट। भूआकृतिक विविधता से युक्त प्रायद्वीपीय भारत के पठार को 5 भागों में बांटकर इसका अध्ययन हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मध्यवर्ती उच्च भूमि। आपने यहां से देख लिया, लिख लिया। आइए हम देखते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि। उच्च भूमि के अंतर्गत पहले तो ये जान लीजिए, मध्यवर्ती उच्च भूमि पश्चिम में अरावली श्रेणी से लेकर दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ी तक विस्तृत है। विंध्य के दक्षिण में नर्मदा, थोड़ा सा हम यहाँ पे परिचय दे दें। विंध्य पर्वत के दक्षिण में यहाँ पे नर्मदा नदी बहती है अपनी घाटी में, उसके दक्षिण में यहाँ पर तापी नदी बहती है, और बीच में जो पर्वत है उसे हम क्या कहते हैं, सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। मध्यवर्ती उच्च भूमि पश्चिम में अरावली पर्वत से लेकर दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी के या सतपुड़ा श्रेणी तक विस्तृत है। इसके अंतर्गत क्या क्या रख सकते हैं? मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत अरावली, अरावली पर्वत, मालवा पठार, विंध्य पर्वत, बुंदेलखंड उच्च भूमि, बुंदेलखंड उच्च भूमि, मिल है। मध्यवर्ती उच्च भूमि पश्चिम अरावली पर्वत से लेकर सतपुड़ा पहाड़ी तक विस्तृत है, और इसके अंतर्गत अरावली पर्वत, मालवा पठार, विंध्य पर्वत, बुंदेलखंड उच्च भूमि को शामिल किया जाता है। हम स्टार्ट फिर करेंगे, ये सारी चीजें आप लिखते चले जाएंगे, कुछ भी छोड़ना नहीं है। सबसे पहले अब पढ़ते हैं हम अरावली पर्वत। हम यहाँ पर विस्तृत अध्ययन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब 200-250 शब्दों का आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो 200-250 शब्दों में कहाँ से क्या उठा दिया जाए आपको पहले से अनुमान नहीं है। हो सकता है केवल अरावली की जानकारी मांग ली जाए। सिर्फ अरावली की जानकारी अगर मांग ली गई और आपने अरावली का विस्तृत नहीं किया फिर कैसे लिख पाएंगे? तो आइए हम अरावली का अध्ययन करते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर, यहाँ पे है गुजरात का पालनपुर, दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर से लेकर उत्तर पूर्व की ओर दिल्ली तक 7 किलोमीटर की लंबाई विस्तृत है। कितना किलोमीटर है ये? औसतन 700 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। गुजरात के पालनपुर से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली के मजनू टीला, दिल्ली में एक मजनू टीला नामक स्थान है, वो टीला वास्तव में अरावली पर्वत का ही उत्तर पूर्वी विस्तार है। ठीक है, उसका नाम इसलिए टीला रखा गया है। तो दिल्ली के मजनू टीला तक विस्तृत है। भूगर्भिक दृष्टि से लेकिन अगर आप देखेंगे तो अरावली का जो विस्तार है हरिद्वार तक चला जाता है। भूगर्भिक मतलब जमीन के अंदर,
भूगर्भिक रूप से अरावली का विस्तार हरिद्वार तक चला जाता है। यानी हरिद्वार कहाँ तक है? उत्तराखंड का हरिद्वार यहाँ पे है। भूगर्भिक रूप से इसका विस्तार हरिद्वार तक चला जाता है। लेकिन यहाँ पर दिल्ली से लेकर हरिद्वार के मध्य इसका जो विस्तार है ये यमुना नदी के अवसाद से पूरी तरह से ढक चुका है, इसलिए दिखाई नहीं देता है। अरावली पर्वत का जो दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है वो अपेक्षाकृत क्रमबद्ध है। जैसे कि अरावली पर्वत का दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा अपेक्षाकृत क्रमबद्ध है, जबकि उत्तरी हिस्सा या उत्तर पूर्वी हिस्सा अपेक्षाकृत कटा छटा हुआ है। दक्षिण पश्चिमी हिस्सा अपेक्षाकृत क्रमबद्ध और निरंतर है, जबकि उत्तर पूर्वी हिस्सा अपेक्षाकृत कटा छटा हुआ है। दक्षिणी भाग में इसकी चौड़ाई अधिक है, जबकि इसका उत्तर पूर्वी भाग अपेक्षाकृत कम ऊंचा और संकरा है। मतलब उत्तर पूर्व की ओर अपेक्षाकृत संकीर्ण, जैसे जैसे आप उत्तर की ओर जाएंगे इसकी चौड़ाई घटती जाती है, यानी अपेक्षाकृत संकीर्ण होती जाती है, साथ ही इसकी ऊंचाई भी घटती जाती है। अरावली पर्वत की सर्वाधिक ऊंचाई इसके दक्षिणी भागों में है। उत्तरी भागों में जैसे जैसे जाएंगे ऊंचाई घटती जाती है और धीरे धीरे ये संकीर्ण होती चली जाती है। बनास और उसकी सहायक नदियां अरावली को पश्चिम से पूरब की ओर पार करती हैं। बनास चंबल की सहायक नदी है। देवली, कुछ इसके दर्रे हैं, देवार, पिपली घाट और देसूर। देवार, पिपली घाट और देसूर अरावली पर स्थित दर्रे हैं, जिनसे होकर अरावली को पूर्व पश्चिम में पार किया जा सकता है। अरावली के सहारे कई शहरों का विस्तार हुआ है, जैसे पालनपुर। अरावली के सहारे कई शहरों का विकास हुआ है। सहारे मतलब उसके ढालों पर, जैसे पालनपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, भिलवाड़ा, पाली, सिरोही, गुड़गांव और दिल्ली। ये कुछ प्रमुख शहर हैं जिनका विकास अरावली के सहारे हुआ है। अरावली पर्वत के दक्षिण में मालवा का पठार है और मालवा पठार के दक्षिण में आप देख रहे हैं यहाँ पर विंध्य पर्वत। अरावली के दक्षिण में मालवा का पठार और मालवा पठार के दक्षिण में विंध्य पर्वत है। और मालवा पठार के पूर्व में क्या है? यहाँ पे बुंदेलखंड का पठार है। इसे बुंदेलखंड उच्च भूमि कहते हैं। अरावली पढ़ने के बाद अगली बारी है मालवा पठार की। मालवा पठार दूसरा। ठीक, मालवा पठार के उत्तर में अरावली पर्वत और दक्षिण में विंध्य पर्वत है, ऐसे लिखेंगे। या अरावली के दक्षिण में और विंध्य पर्वत के उत्तर में या दोनों के बीचों बीच मालवा पठार का विस्तार है। मालवा पठार का ढाल दो दिशाओं में है, यानी जो ढाल है दो दिशाओं में है, एक अरब सागर की ओर और दूसरा बंगाल की खाड़ी की ओर। जैसे माही नदी यहाँ से निकलकर अरब सागर में गिरती है, माही नदी यहाँ से निकलकर अरब सागर में गिरती है, जबकि चंबल नदी यहाँ से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में मिलती है और अंततः का जल बंगाल की खाड़ी में आता है। इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मालवा पठार का ढाल दो दिशाओं में है, एक अरब सागर की ओर, दूसरा बंगाल खाड़ी की ओर। माही नदी यहाँ से निकलकर अरब सागर में अपना जल गिराती है, जबकि चंबल नदी मालवा पठार के जल को उत्तर पूर्व की ओर अपवाहित करते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। फिर से, चंबल नदी मालवा पठार के जल को उत्तर पूर्व की ओर अपवाहित करते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। चंबल और उसकी सहायक नदियों ने मालवा पठार को अवनालिका अपर्दन द्वारा काफी छिन्न भिन्न कर दिया है।
अवनालिका अपर्दन, जैसे बरसात होती है तो धारा बहती है। जब धाराएं बहती हैं तो आपने देखा होगा कि मिट्टी को काटती हैं। जब कई धाराएं आती हैं तो फिर धारा का आकार भी चौड़ा और बड़ा हो जाता है। जब एक बड़ी धारा किसी जमीन पर बहती है और तो नाली का निर्माण कर देती है। बड़ी धारा के बहने से जिस नाली का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? अवनालिका अपर्दन। चंबल और उसकी सहायक नदियों ने मालवा पठार को अवनालिका अपर्दन द्वारा काफी छिन्न भिन्न कर दिया है। इसलिए मालवा पठार एक उत्खात भूमि है। मालवा पठार एक उत्खात भूमि है। मालवा पठार का निर्माण लावा के दरारी उद्भेदन के परिणाम स्वरूप लावा के जमाव हुआ है। ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन के परिणाम स्वरूप लावा के जमाव से मालवा पठार का निर्माण हुआ है। चूंकि एक लावा पठार है इसलिए नदियों के अपर्दन के परिणाम स्वरूप यहाँ पर मेसा बूटिक स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है। चूंकि एक लावा पठार है मतलब ऊपर से लावा के बेसाल्ट चट्टान से ढका हुआ है, इसलिए नदियों ने इसे अपर्दित कर दिया है। तो यहाँ पर मेसा और बूटी स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है। ये जो काले रंग की ऊपरी टोपियां दिखाई दे रही है ना काले रंग की, ये वास्तव में लावा की परत है। चूंकि बीच के भाग को नदियों ने अपर्दित कर दिया है तो जो चौड़ा वाला टोपी है उसे हम कहते हैं सकरा हिस्सा उसे कहते हैं हम बूटी। तो चूंकि मालवा पठार एक लावा पठार है इसलिए नदियों ने अपर्दन द्वारा यहाँ पर मेसा और बूटी स्थलाकृतियों का निर्माण कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर लावा की परत, लावा की परत अपर्दित हो गया है इसलिए वहां पे गायब है, इसलिए जो लावा की परत है वो टोपी की तरह दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे विंध्य पर्वत श्रेणी। अरावली हो गया, मालवा पठार हो गया, इसके बाद तीसरे स्थान पर है विंध्य पर्वत श्रेणी। विंध्य पर्वत श्रेणी मालवा पठार के दक्षिण में विंध्य पर्वत का विस्तार है। विंध्य पर्वत का निर्माण कैसे हुआ पहले हम इसे जान लेते हैं। विंध्य पर्वत का निर्माण अरावली पर्वत के कटने छटने से, जब भी कोई पर्वत का निर्माण होता है तो उस पर अपर्दन की शक्तियां काम करती हैं। जैसे बरसात, हवा, धूप, तो कटता छटता रहता है। फिर नदियों और हवा द्वारा बहाकर उसे सागर में जमा कर दिया जाता है। तो अरावली के पूर्व में पहले सागर हुआ करता था, समुद्र हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर टेथी सागर का विस्तार था। तो जहाँ पर आज विंध्य है वहाँ पर समुद्र हुआ करता था। तो विंध्य पर्वत का निर्माण अरावली के कट छटकर उसके पूर्व में स्थित सागर में अवसादों के जमाव से हुआ है। फिर से बोल रहा हूँ, विंध्य पर्वत का निर्माण अरावली के कट छटकर उसके पूर्व में स्थित सागर में अवसादों के जमाव से हुआ है। बाद में इस अवसादी जमाव का अधिकांश भाग लावा के दरारी उद्भेदन से ढक गया। बाद में इस अवसादी जमाव का अधिकांश भाग लावा के दरारी उद्भेदन से ढक गया, जिसे क्या कहते हैं, उसे मालवा पठार कहते हैं। यानी पहले अरावली का निर्माण हुआ, उसके बाद विंध्य पर्वत का। विंध्य पर्वत एक अवसादी जमाव था, बाद में लावा के दरारी उद्भेदन से इस अवसादी जमाव का अधिकांश भाग ढक गया, जिससे मालवा पठार का निर्माण हुआ। ठीक है, यानी विंध्य पर्वत के बाद मालवा पठार की रचना हुई है। विंध्य पर्वत का दक्षिणी पार्श्व क्या है? विंध्य पर्वत कोई वास्तविक पर्वत नहीं है, बल्कि एक कगार भूमि है। कगार मतलब जब आप किसी उच्च भूमि पर किनारे खड़े रहते हैं, किसी उच्च भूमि पर आप किनारे खड़े रहते हैं तो जो तीव्र ढाल होता है उसे क्या कहते हैं? कगार कहते हैं। तो विंध्य पर्वत कोई वास्तविक पर्वत नहीं है, बल्कि तो विंध्य पर्वत का जो दक्षिणी पार्श्व है, पार्श्व मतलब किनारा, इसका दक्षिणी पार्श्व नर्मदा की भ्रंश घाटी है। ठीक है, जो कि एक कगार भूमि है। दक्षिणी पार्श्व नर्मदा की भ्रंश घाटी है, जो कि एक कगार भूमि है।
विंध्य पर्वत कोई वास्तविक पर्वत नहीं है बल्कि एक कगार भूमि की तरह दिखाई देता है। ये पर्वत तब दिखाई देता है जब आप नर्मदा की घाटी में खड़े होकर इसे देखेंगे तो ये पहाड़ की तरह दिखाई देगा। जैसे ये विंध्य पर्वत है, अचानक ये ढाल आ गया, और ये नर्मदा की भ्रंश घाटी है ना। और ये किसकी भ्रंश घाटी है? ये विंध्य पर्वत है, ये नर्मदा की भ्रंश घाटी है, ये सतपुड़ा पर्वत है, और ये तापी की भ्रंश घाटी है। विंध्य पर्वत, नर्मदा, सतपुड़ा और तापी। विंध्य पर्वत, नर्मदा, सतपुड़ा और तापी की भ्रंश घाटी तो विंध्य पर्वत वास्तविक पर्वत नहीं है बल्कि एक कगार भूमि की तरह है, इसलिए पर्वत की भांति दिखाई देता है। ठीक है, बुंदेलखंड उच्च भूमि। चौथा, मालवा पठार के पूर्व में बुंदेलखंड पठार स्थित है। बुंदेलखंड पठार नीस का बना हुआ है। नीस एक चट्टान होती है, एक आग्नेय शैल होती है। तो बुंदेलखंड नीस का बना हुआ है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बुंदेलखंड नीस भी कहते हैं। बुंदेलखंड उच्च भूमि एक पुरानी अपर्दित सतह है। पुरानी अपर्दित सतह, पुरानी अपर्दित सतह है, और जीर्णता, जीर्णता मतलब बुढ़ापा, काफी कट छट गया है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जीर्णता। यह एक पुरानी अपर्दित सतह है, और जीर्णता इस प्रदेश की स्थलाकृतिक विशेषता है। जीर्णता इस प्रदेश की स्थलाकृतिक विशेषता है। बेतवा और के नदियों ने, बेतवा और के नदियां बुंदेलखंड उच्च भूमि से होकर प्रवाहित होती हैं। तो बेतवा और के नदियों ने बुंदेलखंड क्षेत्र पे अनेक जलप्रपातों का विकास किया है, क्योंकि कहीं उबड़ है कहीं खाबड़ है। उबड़ खाबड़ होने से बेतवा और की नदियों ने यहाँ पर अनेक जलप्रपातों का विकास कर दिया है। मतलब तीखे खड्ड मतलब अचानक जहाँ पे लुढ़क जाए, अचानक ढाल शुरू हो जाए, तो तीखे खड्डों और जलप्रपातों का विकास किया है। जितना ही आप विस्तृत रूप में समझेंगे, कैसा भी प्रश्न पूछा जाएगा आप इसका उत्तर देने में समर्थ हो जाएंगे। पूर्वी पठार, मध्यवर्ती उच्च भूमि में पांचवा हिस्सा है पूर्वी पठार। मध्यवर्ती उच्च भूमि तो खत्म। मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत आपने 4 क्षेत्रों का अध्ययन किया: अरावली, मालवा पठार, विंध्य पर्वत, बुंदेलखंड उच्च भूमि। ये था मध्यवर्ती पठार या मध्यवर्ती उच्च भूमि। अब इसका हम पढ़ेंगे पूर्वी पठार। पूर्वी पठार का मतलब होता है विशेष रूप से छोटा नागपुर पठार और उसके आसपास के क्षेत्र। ठीक है, छोटा नागपुर पठार और आसपास के क्षेत्र जैसे कि रामगढ़ पहाड़ी, गढ़जात पहाड़ी, आपने नाम क्योंझर पहाड़ी, ये पूर्वी पठार के अंतर्गत आ जाते हैं। तो अब अगला टॉपिक है पूर्वी पठार। बुंदेलखंड उच्च भूमि के पूर्व में बघेलखंड का पठार है। यहाँ पर बुंदेलखंड उच्च भूमि के पूर्व में बघेलखंड पठार है, और बघेलखंड के पूर्व में छोटा नागपुर पठार स्थित है। छोटा नागपुर पठार का जो पश्चिमी मध्य भाग है, पश्चिमी मतलब ये इधर, ये छोटा नागपुर पठार है, इसका पश्चिमी और मध्य भाग, ये छोटा नागपुर पठार का पश्चिमी मध्य भाग सर्वाधिक ऊंचा है। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग को हजारीबाग पठार, हजारीबाग पठार, और दक्षिणी भाग को हम क्या कहते हैं? रांची पठार। इसके उत्तरी भाग को हजारीबाग पठार, दक्षिणी भाग को रांची पठार कहते हैं। दोनों के मध्य दामोदर की भ्रंश घाटी है। दोनों के मध्य दामोदर की भ्रंश घाटी है, जो कि हुगली की एक सहायक नदी है। छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी सिरे पर, छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी सिरे पर राजमहल की पहाड़ियां स्थित हैं, है ना। राजमहल की पहाड़ियां स्थित हैं। राजमहल की पहाड़ियां वास्तव में लावा से ढकी हुई हैं।
छोटा नागपुर पठार के उत्तर में स्थित राजमहल की पहाड़ियों पर भी लावा का दरारी उद्भेदन हुआ है, मतलब लावा से ढकी हुई हैं। और मालवा पठार की भांति राजमहल की पहाड़ी पर भी मेसा बूटी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। राजमहल की पहाड़ियों पर भी मेसा बूटी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। उत्तर पूर्वोत्तर भारत में स्थित शिलांग पठार भी प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही एक भाग है। शिलांग पठार ये भी प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही एक हिस्सा है। राजमहल पहाड़ी और शिलांग पठार के बीच जो गैप है उसे हम क्या कहते हैं? राजमहल गारो गैप। राजमहल दोनों के मध्य गैप को राजमहल गारो गैप या राजमहल गारो भ्रंश कहते हैं। राजमहल गारो भ्रंश वास्तव में अवतलन का परिणाम है, मतलब बीच का हिस्सा अवतलित हो गया था। जमीन कहीं उठ जाती है कभी तो कभी नीचे चली जाती है, तो बीच का जो गैप है वो अवतलन का परिणाम है। अवतलन। इस अवतलित भाग को बाद में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अवसादों ने भर दिया। यानी यह अवतलित भाग गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से भर गया। छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में गड़जात की पहाड़ियां हैं। गड़जात की पहाड़ियां यहाँ पे हैं। गड़जात की पहाड़ियां लोहा और बॉक्साइट यानी लौह और बॉक्साइट से समृद्ध हैं। आपने क्योंझर पहाड़ी का नाम सुना होगा, जो कि लोहा और बॉक्साइट से समृद्ध हैं। तो गड़जात की पहाड़ियां लौह और बॉक्साइट से समृद्ध हैं और क्योंझर की पहाड़ी गड़जात पहाड़ियों के अंतर्गत ही पाई जाती है। गड़जात पहाड़ियों के अंतर्गत ही क्योंझर की पहाड़ी पाई जाती है। हम इसका नाम लिख दें, गड़जात। ये लोहा और बॉक्साइट से समृद्ध है ये पहाड़ियां, और क्योंझर की पहाड़ी भी इसी में पाई जाती है। मतलब छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में उड़ीसा क्षेत्र में, याद रखिएगा, उड़ीसा क्षेत्र में गड़जात की पहाड़ियां हैं जो कि लौह और बॉक्साइट से समृद्ध हैं, और इसी के अंतर्गत क्योंझर पहाड़ी पाई जाती है। गड़जात पहाड़ियों के पूर्व में सिमलीपाल पठार है। इसकी पूर्व में सिमलीपाल पठार है। यहां पर सफेद बाघ पाए जाते हैं। सिमलीपाल पठार पर सफेद बाघ पाए जाते हैं। गड़जात पहाड़ियों के दक्षिण में आप देखेंगे जब एटलस उठाकर, तो गड़जात पहाड़ी के दक्षिण में आपको हरा क्षेत्र दिखाई देगा। यहाँ पे हरा स्केच है नहीं इसलिए मैं नहीं दिखा सकता हूँ। ये वाला जो हिस्सा है महानदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, ये पूरा हिस्सा ये आपको हरे कलर का दिखाई दे। ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार पूरा लाल लाल दिखाई देता है, क्योंकि ये एक पठार है। पठार मतलब ऊंचा उठा हुआ हिस्सा, ऊपर से समतल, ये ऊंचा उठा हुआ हिस्सा है पूरा। लेकिन गड़जात पहाड़ियों के दक्षिण में महानदी बेसिन, बेसिन मतलब क्या होता है? थाला होता है। जो गहरे हिस्से होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? थाला। उन्हें हम बेसिन भी कहते हैं। तो गड़जात पहाड़ियों के दक्षिण में महानदी की बेसिन है। यह वास्तव में चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ एक नीचा और समतल क्षेत्र है। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ एक नीचा और समतल क्षेत्र है। महानदी इसी घाटी में, इसी बेसिन में प्रवाहित होती है। महानदी बेसिन के मध्यवर्ती भाग को छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है। इसके मध्यवर्ती भाग को छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है। महानदी बेसिन के दक्षिण पश्चिम में, महानदी बेसिन के दक्षिण पश्चिम में दंडकारण्य का पठार है। दंडकारण्य के पठार के जो जल है, दंडकारण्य पठार का जल इंद्रावती नदी द्वारा, दंडकारण्य पठार का जल इंद्रावती नदी द्वारा पश्चिम की ओर प्रवाहित होता है, जो कि गोदावरी की एक सहायक नदी है। फिर से बोल रहा हूं, महानदी बेसिन के दक्षिण पश्चिम में दंडकारण्य का पठार है। दंडकारण्य पठार का जल इंद्रावती नदी द्वारा पश्चिम की ओर प्रवाहित होता है, जो कि गोदावरी की एक सहायक नदी है। दंडकारण्य पठार के अंतर्गत ही बस्तर का पठार है। बस्तर का पठार भारत में टिन का एकमात्र भंडार बस्तर के पठार पर ही पाया जाता है। साथ ही एशिया का सबसे बड़ा टिन भंडार भी बस्तर के पठार पर ही पाया जाता है। अब तक आप बस मध्यवर्ती उच्च भूमि और उसके बाद छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार के बाद हम पढ़ेंगे दक्कन पठार, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। अगले वीडियो में आप प्रायद्वीपीय भारत के पठार के 3 भागों का अध्ययन करेंगे, दक्कन पठार, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तब तक के लिए इंतजार करिए। नमस्कार।